नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड बायोलॉजी, जीएससी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन हम लेकर आए हैं वो सभी प्रश्न हैं जो किसी न किसी एग्जामिनेशन में ज़रूर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जिस तरीके से आपके पास टाइम बहुत कम है, आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि आप बैठ करके सारे सिलेबस को कंप्लीट करें। तो बेटर वे इज़, अब आपको क्या करना है, आपको वो सारे क्वेश्चंस को रिपीट करना है, उन एमसीक्यूज़ को रिवाइज करना है। हालांकि देखिए, आपने जब वो चीज़ें पढ़ी हुई हैं एक बारी तो आपको जस्ट रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप जस्ट रिवाइज कीजिए और बिल्कुल स्मार्ट स्टडी कीजिए। दैट मीन्स कि आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने हैं और ये वही एमसीक्यू हैं जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो अदर एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। जैसे कि आपको कौन से एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है, आपको आर्मी स्कूल के टीजीटी की, केवीएस के टीजीटी की, यानी ऐसे क्वेश्चन जो ऑलरेडी केवीएस में आ चुके हैं, एनवीएस में आ चुके हैं, DSSB में आ चुके हैं, ठीक है। इसके साथ ही राजस्थान में आ चुके हैं, यूपीपीसीएस प्री में आ चुके हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग स्टेट्स में आ चुके हैं टीजीटी एग्जाम्स के लिए, तो वो एरिया आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज की सीरीज़ में हम वही सारे प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि आज की सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके एग्जामिनेशंस में। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, आज की सीरीज का सबसे पहला प्रश्न है, एक्सोलॉटल लार्वा एग्जिबिट्स, यानी कि एक्सोलॉटल डिंभक क्या दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका नियोटोनी, यानी कि केवल डिंभक जनन। ऑप्शन नंबर बी है आपका पेडोजेनेसिस ओनली, यानी कि केवल छद्म जनन। ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ नियोटोनी एंड पीडोजेनेसिस, और हिंदी में इसे कहेंगे डिंभक जनन तथा छद्म जनन दोनों। और लास्ट है आपका यूटैली, यानी कि कोशिका स्थिरता। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक्सोलॉटल लार्वा जो है वो बोथ नियोटोनी और पीडोजेनेसिस दोनों को शो करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, एनिमल्स विच मेंटेन देयर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट इंक्लूड, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्राणी जिनमें अपने बॉडी के फ्लूइड यानी उनकी बॉडी के अंदर जो द्रव्य है उसको वो किस तरीके से एनवायरनमेंट के हिसाब से बदल लेते हैं, ये टेंडेंसी, ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता किस में पाई जाती है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्रैब्स एंड प्रॉन्स। ऑप्शन नंबर बी है आपका अर्थवर्म एंड लीचेस। ऑप्शन नंबर सी है आपका स्टार फिशेज एंड अर्चिन्स। और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लैम्स और ऑयस्टर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थवर्म्स एंड लीचेस। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिए कि एनिमल्स जो अपने बॉडी के फ्लूइड का कंसंट्रेशन मतलब कि सांद्रता, ठीक है, तो सांद्रता अपने आसपास के सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से जो चेंज कर लेते हैं, इस ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता पाई जाती है अर्थवर्म यानी कि केचुए और लीचेस यानी कि जोंक में, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं बहुत ही कम ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिड्स इज अ पैरासाइट और ऑन स्नेल, फ्रॉग एक्सेट्रा, यानी कि निम्न में से ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो कि स्नेल के ऊपर परजीवी यानी कि पैरासाइट के रूप में एग्जिस्ट करता है, स्नेल और फ्रॉग के ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका एकेंथोपडेला। ऑप्शन नंबर बी है आपका पोंटोपडेला। ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्रैंकेलियन। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लोसिफोनिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लोसिफोनिया, जो कि एक एनेलिडा का जंतु है जो स्नेल और मेंढक पर परजीवी के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन बिटवीन फेरेटिमा एंड पेरिप्लानेटा, यानी कि फेरेटिमा देखिए ये है आपका केंचुआ, फेरेटिमा पोस्थुमा, और यह आपका पेरिप्लानेटा यानी कि कॉकरोच यानी कि पेरिप्लानेटा अमेरिकाना, ठीक है। तो कॉकरोच और कीचुए के बीच में क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, तो ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका हर्माफ्रोडिटिज्म। ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्सक्रीशन बाय नेफ्रिडिया। ऑप्शन नंबर सी है आपका रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया। और ऑप्शन नंबर डी है आपका वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड।
देखिए बच्चों, हमने पहले भी कहा है कि जितने भी आपके यहाँ पे ऑप्शन है, अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे फ़र्क क्या पड़ता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो दूसरे बच्चे देख पाते हैं, और जिनको आंसर नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स के ज़रिए आपके आंसर को देखकर खुद भी ज्ञान सीख सकते हैं। ठीक है, तो एक पॉजिटिव अप्रोच रखिए दूसरे की तरफ भी और खुद के लिए भी। ठीक है, तो अगर आंसर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। ठीक है, और बेटा इससे क्या होता है, देखिए इससे आपकी प्रिपरेशन होती है, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, तो चौथा जो ऑप्शन है आपका वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड, तो यह आपका करेक्ट आंसर, यानी कि केचुए और कॉकरोच के बीच में जो कॉमन चीज़ें हैं वो क्या है, वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो यही चीज़ें कॉमन है। अब देखिए इनके पेट, देखिए वेंट्रल जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, वेंट्रल यूज़ होता है पेट के लिए। ठीक है, जबकि डॉर्सल यूज़ होता है पीठ के लिए, यानी कि पेट की तरफ इनके नर्व कॉर्ड, यानी कि जो नर्व कॉर्ड है वो पेट की तरफ स्थित होती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटे इज, यानी कि पॉलीकीटा में सीटे की जो प्रकृति है वो कैसी होती है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका न्यूमरस, यानी कि बहुतायत होती है। ऑप्शन नंबर बी है आपका आकर सिंगली, यानी कि एकल होती है। ऑप्शन नंबर सी है आपका आकर इन बंडल्स, यानी कि समूह में होती है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्यूज, यानी कि समेकित होती है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आकर इन बंडल्स। ठीक, अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रख लीजिए कि सीटी होता क्या है, तो ऑर्गेनिजम्स के नीचे छोटे छोटे कुछ पैर लाइक स्ट्रक्चर, एकदम महीन हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि मिलीपीड और सेंटीपीड में, तो ये आपके सीटे कहलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए सीटी एनिलिडा संघ, यानी कि एनिलिडा फाइलम में पाए जाने वाला एक प्रकार का चलन अंग, यानी कि लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, और इसका नेचर यह है कि ये बंडल्स में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और देह भित्ति, यानी कि बॉडी की जो आउटर कवरिंग है, इसमें ये लेटरली प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, संकुचन यानी कि सिकुड़ना, और देह गुहा द्रव्य, यानी कि जो इनकी शरीर की इनकी कैविटी के अंदर जो लिक्विड होता है, इसको इसके अंदर जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करना। ठीक है, तो सीटे का जो सीटे तथा मुख की सहायता से केचुए तेज रेंगना और जो इनका मूवमेंट है देखिए इस प्रकार का। ठीक है, आपने देखा होगा कि पहले यहाँ तक सिकुड़ लेंगे, फिर ये वाली बॉडी इनके आगे बढ़ेगी, कुछ इस टाइप का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये सीटे के कारण होता है। ठीक है, नॉर्मली केचुआ जो होता है 25 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से रेंग लेता है, और कांच आदि चिकनी या खड़ी सतहों पर केचुए चढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये सीटे का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं होता, केवल चिपचिपे श्लेष्मा के कारण, यानी कि जो इनकी आउटर कवरिंग होती है, और चूषक सदृश मुख प्रकोष्ठ के द्वारा, यानी कि जो इनके माउथ के ऊपर जो सकर्स लगे होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, ओपनिंग होती है जिसे ऑस्कुलम कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, उसी के माउथ की ओपनिंग के कारण यहाँ पर ये जो केचुए होते हैं वो अटैच हो पाते हैं सरफेस पे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज, जो एफ्रोडाइट है जिसको नॉर्मली बोलचाल की भाषा में सी माउस कहा जाता है, ये एक्चुअली है क्या। तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका एनिलिडा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोलस्क, ऑप्शन नंबर सी है आपका नियो, ऑप्शन नंबर सी है आपका एन इंसेक्ट, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मैमल। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एनिलिडा। ठीक है, आप एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए, ये जो एनिलिडा है आपका, ये मेंबर किसका है, तो ये फाइलम एनिलिडा, एफ्रोडाइट जो है आपका, ये फाइलम एनिलिडा का एक मेंबर होता है, यानी कि एफ्रोडाइट किसका है, संघ एनिलिडा का एक मेंबर है। ठीक है, और इसकी क्लास कौन सी है, इसकी क्लास है पॉलीशीटे। ठीक है, पॉलीशीटे मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके काफ़ी ढेर सारे शीटे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सीटे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपका पॉलीशीटे कहलाता है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि ये बेसिकली मैराइन होते हैं और इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। ठीक है, जैसे कि आपने केचुए के अंदर देखा। ठीक, एफ्रोडाइट जो है इसे कॉमनली सी माउस कहा जाता है, ये भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए जिससे भी जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना है, तो जैसे कि हमारे यूट्यूब परिवार के एक सदस्य ने हमसे कहा था कि मैम जो अलग अलग फैमिलीज़ हैं उन सभी को यहाँ पर आप लेकर आइए, तो बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आएंगे। आपने जो हमारे सामने जो कमेंट रखा है उसका हम बहुत ही आदर करते हैं, और अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है इसी के ऊपर बेस्ड होगा, यानी जितने भी इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं उनको हम उस पर बेस्ड हम एक वीडियो लेकर आएंगे, और
हमारे एक और सदस्य ने हमसे कहा था कि एक मैम एक ऐसी वीडियो लेकर आए इसमें कॉर्डेट्स के इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आप बताइए। तो बिल्कुल हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे। दोनों ही वीडियो बहुत जल्द आप सभी के सामने आने वाली हैं क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी कोशिश करेंगे इसे कवर करने की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेलिड इज अ पैरासाइट ऑन स्नेल्स एंड फ्रॉग्स, यानी कि ऐसा कौन सा पैरासाइट है जो कि स्नेल्स और फ्रॉग्स के ऊपर पैरासाइट होता है। तो क्वेश्चन एक बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल इज, यानी कि जो एनिमल्स होते हैं इनके अंदर एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है तो वो क्या होता है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका सीलोम, ऑप्शन नंबर बी है आपका नेफ्रीडिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका हर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी, और चौथा है आपका एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट यानी कि पूर्ण आहार नाल। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह है ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेफ्रीडिया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनेलिडा के इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में पूछ रहा है, स्पेशली यूनिक फीचर, और यहाँ पर आपको एस्ट्रिक मार्क करना है क्योंकि ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जामिनेशन के लिए, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी हो या आपका एल्टीग्रेड हो। ठीक है, तो अब देखिए जो हम बताने जा रहे हैं उसको पेपर और पेन लेकर लिख लीजिए, नहीं तो बहुत ही सावधानी से सुनिएगा। ठीक है, बात क्या है देखिए, एनिलिडा जो होते हैं इनमें एक विशिष्ट लक्षण पाया जाता है वो होता है नेफ्रीडिया। ठीक है, नेफ्रीडिया क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इस संघ में यानी कि इस फाइलम में जंतुओं में काइटिन की जो सीटी होती है वो बनी होती है। ठीक है, तो साइटोजैलिसिस जो होता है एक सीलोम और पाचन बाह्य कोशिकी यानी कि जो बाहर स्किन सरफेस के थ्रू जो होता है ये एक्सचेंज होना गैसेस का, ये भी इनमें पाया जाता है। और डाइजेशन जो होती है वो बॉडी के अंदर होती है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ऑर्गन्स इनमें पाए जाते हैं। उभयलिंगी होती है यानी कि हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो इस क्वेश्चन का है। ठीक है, दूसरी चीज़ सुनिए कि बेलनाकार यानी कि कोमल शरीर वाले इनकी जो बॉडी होती है वो सिलिंड्रिकल होती है और बहुत ही सॉफ्ट सी स्किन होती है। सेकेंड थिंग इज कि द्विपार्श्विक यानी कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपके एनेलिडा के सारे फीचर्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को आपको पेपर और पेंसिल लेकर के लिखना है। ठीक है, इनका शरीर कैसा होता है, छल्लेदार यानी कि सेगमेंटेड होता है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से छल्ले टाइप का। ठीक है, दूसरी चीज़ इनके शरीर की संरचना जो होती है वो नली के प्रकार की होती है, यानी कि अंदर से नली मतलब क्या, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, इनकी देह गुहा जो सिलोम कहलाती है, इनकी जो बॉडी कैविटी है उसे सिलोम कहा जाता है। ठीक है, ये जो पट्टे द्वारा वेशों में बटी होती है और इनमें पंपन, संवहन, उत्सर्जन, जनन और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, यानी कि इनमें नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, और कनेक्टिव टिश्यूज जो है होते हैं ये भी मतलब संवहन मतलब क्या कहेंगे आप, पंपिंग जो है, पंपिंग यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी इनमें पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर था। इसके साथ ही देखिए माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन जो होते हैं जिन्हें गैमिटोफाइट कहा जाता है, तो गैमिटोफाइट की पहली कोशिका होती है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया से उत्पन्न होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया का कॉन्सेप्ट और माइक्रोस्पोर का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर होता है इसमें एक असमानित रूप से दो बार में विभाजित होते हैं, यानी कि एक जो होता है उसमें दो आपको नज़र आते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो यहाँ पर जो छोटी प्रोथेलियल सेल होती है यानी कि स्मॉल प्रोथेलियल सेल और बड़ी एंथ्रीडियल सेल, ठीक है, और प्रोथेलियल सेल जो है वो आगे चल करके विभाजित नहीं होती, जबकि एंथ्रीडियल सेल जो है वो आगे चल करके उसमें आपको एक डिवीजन नज़र आता है। ठीक है, तो बड़ी ट्यूब कोशिका जो होती है विभाजित होती है और अंत में पॉलिनेशन जो होता है इसमें 3 कोशिका की अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनेलिड इज अ पैरासाइट। अगला क्वेश्चन देखिए बॉर्नेलिन पिगमेंट इज, तो बॉर्नेलिन पिगमेंट क्या है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका रेड इन कलर, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू इन कलर, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन इन कलर और ऑप्शन नंबर डी है कलरलेस। ठीक है, तो बोनेलिन पिगमेंट है क्या ये आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, यानी कि जो ग्रीन कलर होता है उसी का जो बोनेलिन पिगमेंट है इसका कलर होता है ग्रीन। ठीक है, अब देखिए ये होता क्या एग्जैक्टली। तो फीमेल यानी कि जो मादा होती है, मादा बोमेलिन, ठीक है, उनमें
अपने चर्म पर यानी कि जो स्किन होती है उसमें चमकीला हरा पिगमेंट इनके शरीर के ऊपर उत्पन्न होता है, जिसे बोनेलिन पिगमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो बोनेलिया जो होता है वो क्रिएचर है और उसके ऊपर बोनेलिन जो होता है वो पिगमेंट होता है। ठीक है, तो एक प्रकार का क्या है, केमिकल है। ठीक है, और ये बेसिकली प्रोबोसिस के बिल्कुल प्रोबोसिस के ऊपर सेंट्रलाइज होता है, और ये एक जो यहाँ पर ये जो दूसरे जीव होते हैं उनमें बहुत ही विषैला होता है, यानी कि मान लीजिए किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बोनेलिया के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही दूसरे जीव इसके कांटेक्ट में आते हैं वैसे ही टॉक्सिक सब्सटेंस होने के कारण जो दूसरे जीव हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल साबित होता है, यानी कि विषैला साबित होता है। तो ये छोटे से जानवरों में पंगु बना देता है, यानी कि उन्हें शक्तिहीन बना देता है, यानी कि जो इनके स्किन के ऊपर जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है बोनेलिन पिगमेंट, इन्हीं के कारण जो बोनेलिया है वो दूसरे क्रिएचर्स के जब कांटेक्ट में आता है तो उन्हें शक्तिहीन यानी कि एनर्जीलेस बना देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज पैरासाइट ऑन फीमेल। ठीक है, ऐसा कौन सा एक ऐसा क्रिएचर है, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि एक मेल होकर के फीमेल के ऊपर पैरासाइट है, यानी कि एक नर होकर के मादा के ऊपर पैरासाइट है, यानी कि परजीवी है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला आपका ऑप्शन है सैक्युलिना, ऑप्शन नंबर बी है बोनेलिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिप्यूनकुलस, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बंगुला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोनेलिया। ठीक है, तो नर बोनेलिया जो कि मादा पर परजीवी यानी कि पैरासाइट के रूप में प्रेजेंट होता है, जबकि प्रौढ़ मादा बोनेलिया जो होती है अपने स्किन पर एक चमकीला पदार्थ, एक चमकीला वर्णक उत्पन्न करती है जिसे बोनेलिन पिगमेंट कहा जाता है, जो दूसरों जीव के लिए विषैला होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेटेरोनेरिसिस फेज ऑफ नेरेंथिसिस। ठीक है, अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है हेटेरोनेरिसिस फेज जो होती है नेरेंथिसिस के अंदर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पे चार ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है नोक्चल ऑर्गन, ऑप्शन नंबर बी है आपका अटोक, ऑप्शन नंबर सी है आपका एपिटोक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पेरिस्टोमियल टेंटिकल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि एपिटोक। अब देखिए यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है हेटेरोनेरिस फेज के अंदर, और हेटेरोनेरिस फेज किसके अंदर देखा जाता है, नियांथिस के अंदर। ठीक है, और इस स्टेज को कहा जाता है एपिटोक स्टेज। ठीक है, ये होता क्या है, तो इंटेस्टाइन के अंदर जो एपिटोक रीजन होता है ये आगे चल कर के कंप्रेस्ड हो जाता है, सिकुड़ जाता है। ठीक है, और जो डेवलपमेंट होती है गोनाड्स की ये होती है, और फाइनली ये एक फंक्शनलेस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जो कंप्रेशन होता है इसके अंदर इंटेस्टाइन के अंदर एपिटोक स्टेज के अंदर। ठीक है, एपिटोक स्टेज में जो इंटेस्टाइन के अंदर यानी इंटेस्टाइन मतलब आंत के अंदर जो सिकुड़न होती है वो किस कारण होती है, क्योंकि वहाँ पे गोनाड्स का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और फाइनली ये जो होता है वो फंक्शनलेस यानी कि कार्यहीन हो जाती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट था आप सभी के लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एपिटोक। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नियांथिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पोजेशन ऑफ, यानी कि ट्रोकोफोर लार्वा जो है ये नियांथिस में कैरेक्टराइज किसके कारण जो है ये कैरेक्टराइज होता है, यानी कि कौन सा एक विशिष्ट लक्षण के रूप में जो है इनके अंदर देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए आपका एपिकल ऑफ सीलिया अलोन, ऑप्शन नंबर बी है आपका हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया अलोन, ऑप्शन नंबर सी है आपका बोथ एपिकल रो ऑफ सीलिया एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया, और ऑप्शन नंबर डी है वर्टिकल रो ऑफ सीलिया अलोन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ एपिकल रो एंड हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया। ठीक, तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो किससे एसोसिएटेड है, आपका नियांथिस से। आपको ध्यान रखना है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद है आपके एग्जामिनेशंस में आने की। ठीक है, तो इसे आपको एस्टेरिक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो नियांथिस का लार्वा स्टेज है, और नियांथिस इज अ टाइप ऑफ लार्वा ऑफ फ्री लिविंग स्विमिंग प्लैंकटन मरीन लार्वा। ठीक है, यानी कि जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है ये कैसा होता है, स्विमिंग लार्वा होता है। किसका, ये प्लैंकटन, जो मैराइन प्लैंकटन्स होते हैं, जो मैराइन पौधे होते हैं, इनके ऊपर ही लटकता रहता है, चिपका रहता है। ठीक है, कई सारे ब्रांच में। ठीक, और सीलिया के थ्रू ये चिपका रहता है। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो नियांथिस का लार्वा स्टेज है, और ये इसके अंदर बोथ एपिकल और हॉरिजॉन्टल रो ऑफ सीलिया पाई जाती है। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट फीचर था आप सभी के लिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी आइज आर प्रेजेंट इन क्लैम वॉर्म, यानी कि जो क्लैम वॉर्म होता है, क्लैम कृमि होता है, इसके अंदर कितनी सारी आंखें पाई जाती हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका 4 पेयर्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2 पेयर्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1 पेयर और ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 पेयर्स। तो दोस्तों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 पेयर्स, यानी कि क्लैम वॉर्म जिसे कि नेरीज को कहा जाता है, नेरीज जो होता है, नेरीज को कहा जाता है क्लैम वॉर्म। ठीक है, तो क्लैम वॉर्म यानी कि नेरीज के अंदर 2 जोड़ी जो होती है वर्णित आंखें पाई जाती है, यानी कि 2 जोड़ी यानी कि 2 पेयर्स ऑफ आइज पाई जाती है। 2 पेयर मतलब 4 आंखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एपिटोक इन नेरीज इज एसोसिएटेड विद व्हाट। अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया और अगर आपने ध्यान से आंसर को सुना था, कॉन्सेप्ट को सुना था, तो इस क्वेश्चन को आप इजीली आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, एपिटोक इन नेरीज इज एसोसिएटेड विद व्हाट। तो 4 ऑप्शन देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी है आपका रेस्पिरेशन, ऑप्शन नंबर डी है आपका एक्सक्रीशन और ऑप्शन नंबर सी है आपका एक्सक्रीशन और ऑप्शन नंबर डी है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिप्रोडक्शन। तो 2 रीज़न जो कि नेरीज के अंदर पाए जाते हैं, एक होता है एटॉक, एटॉक कहा जाता है, दूसरे को कहा जाता है एपिटोक। ठीक, तो जो ये सेक्सुअल रीजन होता है यहाँ पे उसे एटॉक कहा जाता है और एपिटोक जो होता है ये सेक्सुअल रीजन होता है और ये एसोसिएटेड होता है रिप्रोडक्शन के साथ में। ठीक है, तो 2 रीजन आपको ध्यान रखना है, एटॉक और एपिटोक। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के क्वेश्चन को लेकर के। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जो द नुक्चुल ऑर्गन फाउंड इन नेरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, यानी कि जो नुक्चुल ऑर्गन है जो नेरीज के अंदर प्रेजेंट होता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज़ के लिए उत्तरदायी होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑल्फैक्टरी फंक्शंस, ऑप्शन नंबर बी है बैलेंसिंग, ऑप्शन नंबर सी है आपका म्यूकस सिक्रीशन, ऑप्शन नंबर डी है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोडक्शन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑल फैक्टरी फंक्शंस। अब देखिए, नुक्चुअल ऑर्गन जो होता है जो नरीज में पाया जाता है इसे घ्राण अथवा गंध संबंधी कार्य के लिए उत्तरदायी माना जाता है, यानी कि सूंघने की जो क्षमता होती है नरीज की वो किसके कारण होती है, तो नुक्चुअल ऑर्गन्स के द्वारा। ठीक है, जैसे कि आपके नोज होती है वैसे ही वो नोज होती है नरीज की। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा कॉमेडी वाला एस्पेक्ट हो गया। तो बच्चों देखिए, पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा सा कॉमेडी भी जो एस्पेक्ट है वो भी रखना है ताकि आपके जो मेंटल स्ट्रेस है उससे आप बच सकें। ठीक है, तो एकदम टेंशनाइज होकर के पढ़ाई को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा स्माइल भी करते रहिए। ठीक है, क्योंकि इट इज़ अ लाइफ। देखिए ये जो आपकी लाइफ है ना ये बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है और एक एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते या कर पाते हैं, कर लेते हैं तो भी, नहीं कर लेते हैं तो भी आपके लाइफ पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। खुशियाँ जो होती हैं ना बहुत थोड़ी सी होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत सारी खुशियाँ होती हैं और अगर आप उस तरीके से देखें तो लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस है। ठीक है, आपके पेरेंट्स का होना, आपके भाई बहन का होना, आपके पास एक अच्छा घर का होना, ये सारी चीज़ें भी खुशियाँ होती हैं। अगर आप हाईली ब्लेस्ड हैं तो आपके पास ये चीज़ें पहले से हैं तो उन चीज़ों की कद्र करना सीखिए, क्योंकि कई सारे लोगों के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक एग्ज़ाम दोस्तों ये क्या है, एग्ज़ाम आपके लिए एक ज़रिया है जिसके द्वारा आप अपनी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है उसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप एक हेल्पफुल नेचर के इंसान हैं तो आपको एक ज़रिया मिलता है जिसके द्वारा आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी इस एस्पेक्ट से भी पढ़ाई को जारी रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द ट्रंक। आपको बताना है कि जो निम्न जो एनिमल्स दिए हैं, जंतु दिए गए हैं, इनमें कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि संचरण तंत्र जो है वो एब्सेंट होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका सिपिकुलस, ऑप्शन नंबर बी है एकायूरस, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीगॉडियस और ऑप्शन नंबर डी है आपका नरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नरीज। ठीक है, नरीज के ट्रंक में परिवहन तंत्र अनुपस्थित होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। परिवहन तंत्र मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम, संवहन तंत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ट्रंक क्षेत्र में जो वाइटल ऑर्गन होते हैं जिसे जैविक अंग कहा जाता है ये नहीं पाए जाते। ठीक है, दूसरी चीज़ स्पीकुलस के बारे में देखिए, तो इसमें परिवहन तंत्र जो होता है या श्वसन तंत्र जो होता है ये दोनों ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो श्वसन होता कैसे है, तो ये होता है स्किन के थ्रू। ठीक है, और इसमें रक्त संवहन तंत्र भी नहीं पाया जाता, तो ये चीज़ें भी हैं इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका। अब देखिए,
पॉलीगार्डिया के द्वारा, पॉलीगार्डियस के अंदर जो है ये एक समुद्री एनिलिड होता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। अगला प्रश्न देखिए, हेट्रोनेरिसिस ड्यूरिंग इट्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेरीज एक्वायर्स, यानी कि जो हेट्रोनेरीज होता है जब इसके अंदर बदलाव आता है तो नरीज से किस चीज़ में कन्वर्ट होता है और क्या चीज़ें हैं जो इसकी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। यानी कि हेट्रोनेरीज से जब वो नरीज में जब वो बदलता है, उसका शरीर बदलता है, तो क्या नई चीज़ें हैं जो उसकी शरीर के अंदर आती हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए, रिड्यूस्ड आईज यानी कि छोटे नेत्र। ऑप्शन नंबर बी है आपका एनलार्ज पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर सी है आपका स्लो बॉटम क्रीपिंग हैबिट्स। और ऑप्शन नंबर डी है आपका ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेट्रोनेरीज जब नरीज में कन्वर्ट होता है, बदलता है, तो उसके अंदर एनलार्ज पैरापोडिया, जो इनका पैरापोडिया जो कि एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ये बड़ा हो जाता है और पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी होती है जहाँ पर ये पैरापोडिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए हिंदी में देख लीजिए, हेट्रोनेरीज जो होता है इसकी अवस्था में जब रूपांतरण होता है तो उसके दौरान शरीर के पश्चिम भाग में लंबे आकार के पैरापोडिया क्या होते हैं, अधिग्रहित होते हैं। ठीक है, और आंखें बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं और बाहर की ओर निकल आती हैं और इनकी आंतें सिकुड़ जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द पैरापोडिया आर द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू व्हाट, यानी कि पैरापोडिया किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला आपका ऑप्शन है सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण। ऑप्शन नंबर बी है आपका रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन। ऑप्शन नंबर सी है आपका लोकोमोशन यानी कि रेस्पिरेशन। और ऑप्शन नंबर सी है आपका रिप्रोडक्शन यानी कि जनन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकोमोशन एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए पैरापोडिया जो होता है एक गमन और श्वसन से संबंधित अंग होता है और ये चपटा एवं मांसल यानी कि मस्कुलर और फ्लैट होता है और वर्टिकुलर फ्लैप जैसी बाहरी उभार इनके अंदर देखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए पैरापोडिया जो है एक ग्रीक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड, और इसका मतलब होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है पैरा, ठीक है, पैरा मतलब होता है बीबल्स। ठीक है, बीबल जिसका दूसरा अर्थ है पोडिया यानी कि पाद यानी कि पैर। ठीक है, पैरा मीन्स होता है पैर, जबकि पैरापोडिया जो है पॉलीकीट वर्म होता है, इसे पॉलीकीट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक खंड युक्त संरचना होती है, यानी कि आपको सेगमेंट्स दिखाई देंगे पॉलीकीटे वर्म में, और ये चलन और श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो पैरापोडिया आपको पता होना चाहिए। पैरापोडिया किससे एसोसिएटेड है, आपके श्वसन के साथ में और लोकोमोशन के साथ में। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, हेट्रोनेरीज, अगला क्वेश्चन देखिए, द साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कैरा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये सभी आपके बॉटनी के सेक्शन के क्वेश्चन थे। अब हम आते हैं, अभी हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए आपके जूलॉजी के सेक्शंस के क्वेश्चन थे, और अब हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम मूव करते हैं अपने बॉटनी के सेक्शन की तरफ। ठीक है, तो बॉटनी के सेक्शन का सबसे पहला प्रश्न है आपका, साइक्लोसिस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ कैरा कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, यानी कि कैरा की कोशिका द्रव्य में चक्रीय गति देखी जा सकती है। तो ये जो चक्रीय गति है आपको कहाँ देखने को मिलती है ये आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका एंडोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्सोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइलोप्लाज्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, देखिए आपसे पूछा जा रहा है साइक्लोसिस के बारे में। साइक्लोसिस मतलब क्या होता है, सर्कुलर मूवमेंट होता है, यानी कि जो सेल फ्लूइड्स होते हैं इनका जो सर्कुलर मूवमेंट है यही कहलाता है आपका साइक्लोसिस। ठीक है, तो साइक्लोसिस जो है वो आपका कहाँ देखने को मिलता है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला टर्म आपको जो है वो ध्यान रखना है कि साइक्लोसिस आपका साइटोप्लाज्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पूरे साइटोप्लाज्म को यहाँ पे रोटेशन नहीं मिलती है, रोटेशन मिलती है सिर्फ एंडोप्लाज्म को, यानी कि जो आपका करेक्ट आंसर है, योर करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एंडोप्लाज्म सॉरी। ठीक है, आप देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जिसे साइक्लोसिस कहा जाता है, ये जो आप साइक्लोसिस यहाँ देख रहे हैं इसे एक और टर्म दिया जाता है, दैट इज साइक्लोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो ये होता क्या है, ये एक मूवमेंट होता है लिक्विड जो साइटोसॉल होता है, जो कि
आपके साइटोप्लाज्म का इम्पॉर्टेंट फ्लूइड होता है, लिक्विड कंपोनेंट होता है साइटोप्लाज्म का, ठीक है। तो इसी का स्ट्रीमिंग यानी कि जो ऑर्गेनेल्स होते हैं फंगल या प्लांट सेल्स के अंदर, इनके किनारे जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है, इन्हीं का मूवमेंट जो होता है पूरे साइटोप्लाज्म, जो पूरे एंडोप्लाज्म के अंदर, यही कहलाता है आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है। तो स्ट्रीमिंग जो साइटोप्लाज्म की होती है, ये अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन के कारण और एक्सपेंशन के कारण होती है। किसके एक्सपेंशन के कारण? तो प्रोटीन फाइब्रिल्स के, ठीक है। प्रोटीन फाइब्रिल्स के कारण यहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखी जाती है, जो कि एक फिक्स्ड सेल वॉल के अंदर होती है। यानी कि ये जो फिक्स सेल वॉल है, इसी के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगी एंडोप्लाज्म की, और रिलैक्सेशन भी दिखाई देगी, और इसी को आप एक टर्म देते हैं साइक्लोसिस। साइक्लोसिस मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज कॉज्ड बाय हैवी ग्रोथ ऑफ व्हाट। यानी कि लाल समुद्र का जो लाल रंग है, किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है? तो ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपसे पूछ चुके हैं, और इसे यहाँ पे मेंशन करने का जो हमारा औचित्य है वो ये है कि अगर आपने पुराने क्वेश्चन को देखा है तो आंसर भी आपको पता होगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, कि जो लाल सागर के अंदर जो लाल कलर होता है, ये किसके हैवी ग्रोथ के कारण होता है, किसकी अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देने की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप सभी की। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी। यानी कि निम्नलिखित में से किस में फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी पाई जाती है? तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है वॉलवॉक्स, ऑप्शन नंबर बी है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका यूलोथ्रिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पॉलीसिफोनिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्पाइरोगाइरा। तो स्पाइरोगाइरा के अंदर फिजियोलॉजिकल एनाइसोगैमी नजर आती है। फिजियोलॉजी एनाइसोगैमी मतलब, आइसोगैमी मतलब होता है जो दोनों डिफरेंट गैमेट्स होते हैं, यानी कि फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले, जब मैच्योरिटी की स्टेज में होते हैं, तब इनका जो जब इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनका काउंटर होता है, उस टाइम पे अगर इनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली सेम है, ये फिजियोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली अगर सिमिलर है, तो ये कहलाता है आपका आइसोगैमी। अनाइसोगैमी मतलब कि जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, तो ये आपका अनाइसोगैमी पाई जाती है, ठीक है। यानी कि या तो फीमेल गैमेट बड़ी होगी या नॉन मोटाइल होगी, या तो मेल जो होगा वो स्मॉलर होगा और मोटाइल होगा, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज गैमेटिक मियोसिस। यानी निम्नलिखित में से किसमें युग्म की अर्धसूत्रण होता है, ठीक है। किसमें युग्म की अर्धसूत्रण देखा जाता है? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका कीलोकीट, ऑप्शन नंबर बी है आपका सॉर्गेसम, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओडोगोनियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका पॉलीसिफोनिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि सॉर्गेसम। यानी निम्नलिखित में से जो गैमेटिक मियोसिस देखी जाती है, ये आपकी देखी जाती है सॉर्गेसम के अंदर। अब ये गैमेटिक मियोसिस होती क्या है? गैमेटिक मियोसिस मतलब कि जब सॉर्गेसम के अंदर जब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, तो उसके तुरंत बाद जो रिडक्शन डिवीजन है वो होता है, तो दैट इज टर्म्ड एज गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैराइन एल्गी इज कॉल्ड केल्प। यानी निम्नलिखित समुद्री शैवालों में से किसे आप केल्प कहते हैं, ये आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन देखिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है पॉलीसिफोनिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका लैमिनेरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका सॉर्गेसम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका फ्यूकस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यह आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि लैमिनेरिया, ठीक है। लैमिनेरिया को केल्प के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लैमिनेरिया एक इम्पॉर्टेंट का लैमिनेरिया से आपको एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट मिलता है, एक इम्पॉर्टेंट केमिकल मिलता है, और उस केमिकल का नाम क्या है ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसका आंसर भी आप ही को देना है कि लैमिनेरिया में से कौन सा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैमरलिंग प्रूव्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूक्लियस इन हेरिडिटरी। यानी निम्नलिखित में से किस शैवाल में हैमरलिंग ने अनुवांशिकी में केंद्रक के महत्व को सिद्ध किया था? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका क्लेमाइडोमोनस, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लोरेला, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एसिटिबुलेरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एसिटिबुलेरिया। यानी कि एसिटिबुलेरिया नामक शैवाल जो है, इसमें हैमरलिंग ने अनुवांशिकी में केंद्रक के महत्व को सिद्ध किया था। अब देखिए, हैमरलिंग ने एसिटिबुलेरिया को दो प्रजातियों में बांटा था। पहला था मेडिटेरेनिसिया और दूसरा है क्रीनैल्यूलेटा।
ठीक, ये 2 प्रजातियां थी जिनमें देखिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किया था। तो हैमरलिंग ने इस पर प्रयोग किया था कि सेल के नाभिक में यानी कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें आनुवांशिक जानकारी प्रेजेंट होती है जो सेलुलर विकास में यानी कि सेलुलर डेवलपमेंट को डायरेक्ट करती है यानी कि निर्देशित करती है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जिनिक एसिड अकर्स इन द मिडल लैमेलेट एंड प्राइमरी वॉल, यानी कि निम्नलिखित में से किसके मिडिल लैमेला तथा प्राथमिक भित्ति में एल्जिनिक एसिड पाया जाता है, एल्जिनिक अम्ल पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है लैमिनेरिया एंड माइक्रोसिस्टिस। ऑप्शन नंबर 2 है यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ऑप्शन नंबर 3 है पॉलीसिफोनिया और बैट्रिकोस्पर्मम। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कैरा एंड बुचेरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैमिनेरिया और माइक्रोसिस्टिस। इन दोनों के यानी कि लैमिनेरिया और माइक्रोसिस्टिक के अंदर से, इनकी सेल वॉल के अंदर से एक स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल निकाला जाता है जिसे एल्जिनिक एसिड कहा जाता है या एल्जिनेट कहा जाता है। ठीक है, तो एक स्पेशल फीचर है इनका। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है, देखिए, केमिकल इंडस्ट्रीज में एल्जिनिक एसिड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी एल्जिनिक एसिड की देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, recent electron microscopic studies on cell division and motile cells of green algae have revealed that the genera related to the origin of land plants may be, यानी कि हरित शैवालों के कोशिका विभाजन व चल कोशिकाओं की अभिनव इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी अध्ययनों ने प्रदर्शित किया है कि स्थलीय पौधों की उत्पत्ति जो है वो संबंधित वंश से हो सकती है। यानी कि इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पौधा है जो शो करता है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, जो स्थलीय पौधे हैं, उनकी उत्पत्ति इन निम्न ऑप्शन में से किस में से हुई है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यूलोथ्रिक्स और फ्रिशियला। ऑप्शन नंबर 2 है आपका क्लेमाइडोमोनास एंड स्टीजियोक्लोनियम। ऑप्शन नंबर सी है आपका स्पाइरोगैरा और अल्वा। और ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉलेसिटे और कैरा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाता है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर, देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, इवोल्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है प्लांट्स के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है जो आपका वो करेक्ट आंसर है, यानी कि यूलोथ्रिक्स और फ्रिशियला जो है ये शो करते हैं कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की जो ओरिजिन है यानी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, एक एल्गी से। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा, आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि ऐसा कौन सा मेथड है या कौन सा ऐसा टाइम गैप है जिसको एक आप पर्टिकुलर टर्म देंगे जिसके द्वारा एल्गी से लेकर के बड़े प्लांट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो इस प्रोसेस का नाम है सक्सेशन। ठीक है, सक्सेशन ही वो लंबा सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू छोटे छोटे एल्गीज जो होते हैं, मॉसेस जो होते हैं, वो आगे चल करके बड़े टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, मोटाइल रिप्रोडक्टिव स्पोर्स आर एब्सेंट इन व्हाट, यानी कि जो चलने वाले जो रिप्रोडक्टिव स्पोर्स हैं वो किन के अंदर, चलने वाले मतलब गतिमान। ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स है यानी कि जनन स्पोर्स कहाँ पर एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, आपको बताना है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी है आपका बेसिलेरियोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी है आपका रोडोफाइटा और फियोफाइटा। और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लोरोफाइटा और जेंथोफाइटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई सारे एल्गी हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं। ये है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, यह है आपका रेड एल्गी। ठीक है, यह आपका बेसिलेरियल एल्गी और यह आपका लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाला एल्गी। क्राइसो मतलब जब भी क्राइसो आता है या क्राइसो आता है इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि लोवेस्ट टेम्परेचर है कि नेगेटिव टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये भी रेड एल्गी है आपका, ये ब्राउन एल्गी के बारे में, ग्रीन एल्गी है और ये आपका जेंथो यानी कि ब्लू ग्रीन सॉरी येलोइश और येलोइश कलर का। और एक देखिए क्राइसो होते हैं। ठीक है, कि अच्छा छोड़िए, क्राइसो तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया आपको। क्राइसो मतलब होता है लो टेम्परेचर पे जो एग्जिस्ट करते हैं एल्गी वो सब। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट आंसर है यह आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि साइनोफाइटा रोडोफाइटा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो बोथ साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा है इन सभी के अंदर जो गैमेट्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं। क्यों मोटाइल होते हैं? क्योंकि इनके पास फ्लैजेला नहीं होता लोकोमोशन के लिए। ठीक है, अच्छा,
हमने आपसे ये क्वेश्चन आपका ये था कि कौन से ऐसे एल्गीज हैं जिनमें कि रिप्रोडक्टिव स्पोर्स मोटाइल नहीं होते, यानी कि जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। यानी कि यहाँ पे जो मोटाइल फ्लैजला मतलब कैसे, फ्लैजला वो ऑर्गन्स होते हैं, वो पार्ट होता है एल्गी का जो कि लोकोमोशन में हेल्प करता है। तो फिलहाल यहाँ पे अगर फ्लैजला एब्सेंट है तो लोकोमोशन भी एब्सेंट होगा। ठीक है, सेल वॉल इनकी सेलुलोज की बनी हुई होती है और पैक्टिन की बनी हुई होती है। ठीक है, और इनके पास नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये परफॉर्म करते हैं, यानी कि अलैंगिक जनन जो है ये स्पोर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट हैव पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स इन निम्न में से जो दिए गए पौधे हैं या पादप है, इनमें से किसमें पायरिनॉइड अनुपस्थित होता है, ये आपको बताना है। सबसे पहला आपका एंथोसिरॉस, ऑप्शन नंबर बी है सिलाजिनेला, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्लेमाइडोमोनस और ऑप्शन नंबर डी है आपका वुचेरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वुचेरिया। तो वुचेरिया एक ऐसा एल्गी है जिसके अंदर ये जो दिए गए ऑप्शंस है इनमें से एक ऐसा एल्गी है वुचेरिया जिसके अंदर पायरिनॉइड बॉडी एब्सेंट होती है। पायरिनॉइड बॉडी का फंक्शन क्या होता है, जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जिनका एक फॉर्म स्टार्च होता है उनको स्टोर करने का जो फंक्शन होता है पायरिनॉइड्स का होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो वुचेरिया है इसका जीनस है ज़ेंथोफाइसी। कौन सा जीनस है आपका, ज़ेंथोफाइसी। ठीक है, इसके साथ ही वुचेरिया जो होता है ये फाइन स्प्रेडिंग ए सेलुलर थ्रेड्स इसके अंदर पाए जाते हैं और क्लोरोपल्स पाए जाते हैं और ये एक डिस्क शेप के होते हैं। और डिस्क शेप मतलब ये जो पायरिनॉइड बॉडी की हम बात कर रहे हैं, पायरिनॉइड बॉडी कुछ इस प्रकार से होती है, लेंस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, क्या होते हैं इनके अंदर पॉलीसेकेराइड जो होते हैं, पॉलीसेकेराइड यानी कि स्टार्च या फिर पॉलीसेकेराइड स्टोर करने की जो प्लेस होती है पायरिनॉइड की होती है। ठीक, लेकिन ये बने किसके होते हैं, खुद पायरिनॉइड बॉडी जो होती है एक प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक एस्पेक्ट को आप यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इन रोंकियर्स लाइफ फॉर्म ट्यूबरस प्लांट्स आर केप्ट इन, यानी कि रोंकियस लाइफ जो रोंकियस का जो जीवन चक्र है इसमें जो ट्यूबरस प्लांट होते हैं ये कहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, किस फैमिली के अंतर्गत रखे गए हैं आपको बताना है। सबसे पहला आपका क्रिप्टोफाइटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका थेरोफाइटा या थेरोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका कैमियोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका फेनोरोफाइट्स। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्रिप्टोफाइट्स। तो रोंकियस लाइफ को है कहाँ रखा गया, क्रिप्टोफाइट्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्रिप्टोफाइट्स। अब देखिए क्रिप्टोफाइट्स, तो रोंकियर क्रिप्टोफाइट्स की जो फैमिली है उसके अंतर्गत आता है। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स होते हैं सभी पैरेनेट होते हैं, पैरेनिल होते हैं। ठीक है, और इसके साथ सबटेरेनियन होते हैं, मतलब कि ज़मीन के नीचे प्रोपगेट करने वाले प्लांट्स। ठीक है, अब देखिए क्रिप्टोफाइट्स के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देख लीजिए, ये सभी डॉर्मेंट पार्ट, इनके सारे पार्ट जो होते हैं वो ये सभी डॉर्मेंट पार्ट्स वाले होते हैं, सबटेरेनियन होते हैं, जियोफाइट्स होते हैं, मतलब आपकी जो सॉइल है सॉइल के लेवल पे प्रोपगेट करने वाले। ठीक है, कि सॉइल के साथ ही प्रोपगेट, ये नहीं कि ऊपर की तरफ प्रोपगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट फीचर था बच्चों। देखिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फीचर हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए क्रिप्टोफाइट्स का एग्जांपल देख लीजिए कि जितने भी बल्ब होते हैं ना, जियोफाइट्स बल्ब के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं, स्टेम के रूप में भी और राइजोम के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्लेमाइडोमोनस शोज, यानी कि क्लेमाइडोमोनस क्या प्रदर्शित करता है ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आइसोगैमी ओनली, यानी केवल समयुग्मकता, ऑप्शन नंबर बी है एनाइसोगैमी ओनली, यानी कि केवल असमयुग्मता, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऊगैमी ओनली, यानी कि केवल विषम युग्मता और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। यानी कि क्लेमाइडोमोनस आइसोगैमी भी शो करता है, एनाइसोगैमी भी शो करता है और ऊगैमी भी शो करता है। ठीक है, तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए। आइसोगैमी मतलब कि फीमेल और मेल गैमेट जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो अगर मॉर्फोलॉजिकली दोनों सिमिलर हैं तो दे आर कॉल्ड आइसोगैमस। ठीक है, एनाइसोगैमस मतलब कि या तो एक मोटाइल है एक नॉन मोटाइल है। ठीक है,
oogamous मतलब कि अगर फीमेल गैमेट अगर बड़ी होती है और मेल गैमेट छोटा होता है साइज में या फिर फ्लैजिलेटेड होता है तो ये आपका oogamous कहलाता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन का। अगला देखिए, बियोसाइट्स आर नेकेड प्रोटोप्लाज्म फाउंड, यानी कि बियोसाइट्स में नग्न जीव द्रव्यक है, जो कि बियोसाइट क्या है, नग्न जीव द्रव्यक है जो पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है बियोसाइट्स, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन नंबर बी है साइटोनिमा, ऑप्शन नंबर सी है डर्मोकार्पा और ऑप्शन नंबर डी है हाइडियोडिक्टिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि डर्मोकार्पा। ठीक है, तो डर्मोकार्पा आपका क्या है, एक बियोसाइट है जो कि नग्न जीव द्रव्य इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके जानने के लिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि डर्मोकार्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए नेविकुला लिखा है। ठीक है, नेविकुला इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेविकुला रिलेटेड, यानी कि नेविकुला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका डेस्मिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका डायटम्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका पैरासिटिक एल्गा और ऑप्शन नंबर डी है आपका एपिफाइटिक एल्गा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि डायटम्स, यानी कि जो नेविकुला है वो आपके डायटम से संबंधित है। अब नेविकुला है क्या, तो एक फ्रेश वाटर डायटम है जो कि पॉन्ड्स में और लेक्स में पाया जाता है। और जो स्पीशीज़ होती है नेविकुला की ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की तरह काम करती हैं फूड वेब में। ठीक है, यानी कि जो एक्वाटिक सिस्टम होता है, एक्वाटिक इकोसिस्टम होता है, इसमें जो छोटे पौधे होते हैं इनको क्या कहा जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्योंकि इन्हीं को खा करके जो सेकंड लेवल के प्रोड्यूसर्स हैं जिनमें इन्हीं को खा करके जो कंज्यूमर्स होते हैं, यानी जो फिशेस होती हैं या छोटे एनिमल्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपकी क्वेश्चन का। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कैल्शियम एनक्रस्टेशन एंड लार्वासिडल प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन व्हाट, यानी कि कैल्शियम की पपड़ी जमाना तथा लार्वा नाशक पाए जाते हैं, तो किन में पाए जाते हैं आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कैरा, ऑप्शन नंबर बी है ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन नंबर सी है डाईएटम्स और ऑप्शन नंबर डी है कॉलर। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैरा। तो कैरा जो कि एक हरा शैवाल है, यानी कि ये क्या है, क्लोरोफाइसी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है, और ये बहुकोशिकीय यानी कि क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। ठीक, और कैरा नामक शैवाल जो है इनमें कैल्शियम की पपड़ी जमाना तथा लार्वा नाशक गुण पाए जाते हैं। और कैरा क्या है, कैरेसी कुल का एक शैवाल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट सीरीज़ को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि और भी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक दें एक, और हमारा हौसला अफजाई करने के लिए यानी कि और ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आने के लिए कमेंट बॉक्स में एक पॉजिटिव कमेंट ज़रूर देगा इस, ताकि हम अपनी वीडियो को, और हाँ सजेशन देना ज़रूर स्टार्ट कीजिए क्योंकि सजेशन जो होता है हमें इम्प्रूव करने में और ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए अमृता को इजाज़त। बाय बाय, नमस्कार।